जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन एक बार फिर से प्रोग्राम बदलता दौर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं और आज हम ऐसी डिसेबिलिटी कैटेगरी की बात करेंगे जिस पर ज़्यादातर बात नहीं होती है। मैंने कई बार कम्युनिटी कलर की सेगमेंट्स में डेफ ब्लाइंड का जिक्र किया है, उनको जो चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसके बारे में बात की है, लेकिन आज हम आपको एक बेहद खास पर्सनैलिटी से मिलाने जा रहे हैं जो पिछले लगभग 3 डेकेड से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और पिछले 23 सालों से उनकी ऑर्गेनाइजेशन डेफ ब्लाइंड के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। उनकी एम्पावरमेंट के लिए, चाहे वो एडवोकेसी का काम हो या रिहेबिलिटेशन का काम हो या एजुकेशन से रिलेटेड काम हो, तो वो बहुत ही क्वालिटेटिव वे में कर रहे हैं। हमारे साथ आज सेंस इंटरनेशनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अखिल कौल जी। आज उनसे हम तफसील में बात करेंगे कि इस कम्युनिटी के क्या चैलेंजेस हैं, क्या हो रहा है और कोविड में पर्टिकुलरली क्या सिचुएशन है और कैसे इसको टैकल किया जा रहा है। तो अखिल सर हमारे साथ है। अखिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो दान में। थैंक यू वेरी मच दानिश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझको आपने याद किया और एक मौका दिया कि आपके लिसनर्स के साथ जुड़ सकूं, और आपका जो इतना बेहतरीन रेडियो उड़ान चल रहा है उसमें हम अपने आप को जुड़ सकें, डेफ ब्लाइंड बच्चों को जोड़ सकें, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ शेयर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही आपके द्वारा आपको और आपके सारे लिसनर्स को मेरी तरफ से वर्ल्ड साइट डे की मुबारकबाद। आज 8 अक्टूबर है, दूसरा गुरुवार, जो विश्व में अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को हम वर्ल्ड साइट डे के रूप में मनाते हैं। उसकी विशेष मुबारकबाद आप सबको। बिल्कुल। तो लिसनर, ये शो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज 8 तारीख है, तो संडे इसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा 9 बजे। तो सर, 23 साल पहले आपकी जर्नी शुरू हुई सेंस इंटरनेशनल के साथ। उससे पहले आप नैब के साथ काम कर रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप नॉन डिसेबल्ड हैं, तो आपको कैसे इंटरेस्ट आया कि मुझे इस डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डेफ ब्लाइंड के लिए काम करना है, जबकि डेफ ब्लाइंड को आज भी कोई सेपरेट एंटिटी या आइडेंटिटी नहीं माना गया है। तो उस टाइम पे आपके जहन में कैसे आया कि डेफ ब्लाइंड बच्चों के लिए काम करना है? दानिश भाई, मेरी एक कजिन है जो मेरे बुआ के बेटे की बेटी हैं। उनकी और मेरी उम्र करीब करीब एक बराबर है, और वो बचपन से देख नहीं सकती, तो उनकी परवरिश और मेरी परवरिश काफ़ी साथ साथ हुई। और बचपन से मैंने ये देखा, समझा, और उनके साथ जीते हुए मैंने बढ़ते हुए ये पाया कि जो भी काम हम लोग देख के कर रहे थे, वो काम अगर हम बोलते रहें तो अंजलि को, उनका नाम अंजलि है, उनको समझ में आता था, वो भी कर पाती थी। अब बचपन में जो खेल कूद हो, पेड़ों पे चढ़ना हो, इधर जाना है उधर जाना है, मैं हमेशा उनके साथ बोलता रहता था कि क्या हो रहा है अभी। उस समय मुझको नहीं पता था कि ब्लाइंडनेस क्या है, उस समय मुझको पता नहीं था कि इसकी ज़रूरतें अलग होंगी। सिर्फ इतना था कि कुछ चीज़ें अंजलि नहीं कर पाती है। खैर, हम बड़े हुए और मैंने बीएससी किया, बैचलर इन साइंस किया, और उसके बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन की बात आई तब मुझको ऐसा लगा कि कहीं मैं एक घर्रे की ज़िंदगी में तो नहीं जा रहा हूँ। और उस समय मुझको ऐसा लगा कि कुछ अलग करना चाहिए, और मेरा सौभाग्य रहा कि कुछ मेरे शहर से, रायपुर से, जहाँ से मैं हूँ, वहाँ से कुछ लोग थे, हमारे बड़े भाई के दोस्त, वो लोग MSW किए थे, मास्टर्स इन सोशल वर्क, और उसका मुझको पता चला, और उसके द्वारा मैं इंदौर में इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क में एडमिट हुआ, जिसमें मास्टर सोशल वर्क किया जाता है। और उस मास्टर इन सोशल वर्क के 2 साल के दरमियान मुझको जो जानने मिला डिसेबिलिटी के लिए, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के नीड्स के बारे में, उसने मेरा जीवन बदला। और उसके कारण मैंने ये निश्चय किया कि मुझको डिसेबिलिटी सेक्टर में आना है। और MSW करने के बाद मुझको जो अपॉर्चुनिटी मिली, जो पहली डिसेबिलिटी फील्ड में आने की अपॉर्चुनिटी मिली, वो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के साथ मिली। उसके पहले मैं एक लोकल न्यूज़पेपर में एज सब एडिटर काम किया रायपुर में। उस समय भी मैं डिसेबिलिटी को ही ज़्यादा देख रहा था, लेकिन मुख्य काम मेरा नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के साथ
उनका कोऑर्डिनेटर के रूप में शुरू हुआ, जिसमें कि हम लोग उन लोगों के साथ काम करते थे जो जिनकी ज़िंदगी की गाड़ी छूट चुकी है, मतलब वो अपनी स्कूल नहीं जा सके, ब्लाइंडनेस के कारण उनको एजुकेशन नहीं हो पाया, कोई ट्रेनिंग नहीं हो पाई, गांव में थे, गांव तक सर्विसेज नहीं आ पाई थी। तो उसके लिए नैप का जो प्रोग्राम था, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन का, उसका कोऑर्डिनेटर बन के मुझको एक नई दिशा मिली और हम लोग लोकल कम्युनिटी में, गाँव में जो ट्रेड्स हैं उनमें ब्लाइंड लोगों को ट्रेन करते थे, मोबिलिटी ओरिएंटेशन के साथ साथ सोशल स्किल्स, डेली लिविंग स्किल्स के साथ साथ इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन के लिए हम लोग उसमें ट्रेन करते थे। और उस दरमियान दानिश भाई, मुझको बहुत सारे ऐसे बच्चे और लोग मिलते थे जो ब्लाइंड होने के साथ साथ दूसरी डिसेबिलिटी की थी, लेकिन हम लोगों के पास वो एक्सपर्टीज नहीं थी कि हम इन लोगों के साथ कैसे काम करें जिनको ब्लाइंड होने के साथ साथ दूसरी डिसेबिलिटी। और इस दरमियान मुझको पता चला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देख भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। वहां से मेरा इंटरेस्ट जागा डेफ ब्लाइंडनेस के प्रति। उस समय तो डेफ ब्लाइंड कोई शब्द नहीं था, मेरी डिक्शनरी में नहीं था। वैसे तो 1975 में बेरोज वाचा मैडम ने बॉम्बे में हेलन केलर इंस्टीट्यूट की शुरुआत कर चुके थे जो डेफ ब्लाइंड के लिए ही काम करता था, लेकिन मुझको उस समय इतना नॉलेज नहीं था। तो उस समय मैंने ये सोचा कि अगर कोई मौका मिले जिससे कि मैं डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में और जान सकूं, तो मुझको मौका मिला पर्किंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड के एक प्रोग्राम में जाने का। मुझको स्कॉलरशिप मिली, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पर्किंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड इन यूएस कि उन्होंने मुझको स्कॉलरशिप दी और मैंने उनका एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वहाँ किया, जिससे मुझको डेफ ब्लाइंडनेस की फील्ड के बारे में पता चला और भी ज़्यादा डिटेल में जाके काम करने का पता चला। और उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ मल्टी डिसेबिलिटी और डेफ ब्लाइंड के साथ काम किया। तो वो 92-93 में मैं कोर्स किया था। उसके बाद करीब 4-5 साल मैं सिर्फ मास्टर ट्रेनिंग करता रहा, लोगों को ट्रेन करता रहा, घूम घूम के दूसरे सेंटर्स में नैप के द्वारा, कि वो मल्टी डिसेबल्ड के साथ और डेफ ब्लाइंड के साथ कैसे काम करें। और उसके बाद मुझको मौका मिला कि सेंस जो एक यूके की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने डिसाइड किया कि दे वांट टू वर्क इन इंडिया बिकॉज इंडिया हैड अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। और उसके कारण उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको डेफ ब्लाइंड के लिए काम करना है इंडिया में, तो किस तरह कर सकते हैं। और उनकी प्रोसेस हुई, उनका एक फिजिबिलिटी स्टडी हुआ जिसमें मैं भी पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद जब इंडिया में काम करने की शुरुआत की बात आई, तो मैंने अपना कैंडिडेचर उनके सामने रखा। उन्होंने एक पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हुआ, करीब हमारे देश से बड़े बड़े लोग उसमें भाग लिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे एक और एप्लीकेंट उस पोस्ट के लिए थे, मिस्टर ए के मित्तल, अजय कुमार मित्तल, जो अभी 2-3 वीक पहले उनका देहांत हुआ, दुखद देहांत। वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और वो भी उसी पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो डेफ ब्लाइंड के क्षेत्र में आना चाहते थे, लेकिन मुझको मौका मिला। और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनका पैशन समझ सका। ब्लाइंडनेस को तो मैं समझता था, लेकिन जब डेफनेस और ब्लाइंडनेस एक साथ हो, उस समझ को आने के बाद मुझको लगा कि इस पॉपुलेशन के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉग्निटिवली, दिमागी रूप से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उनका मेन प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन का, एक्सप्रेस करना और आप जो कह रहे हैं उसको समझना। राइट सर, अब इससे पहले कि मैं कुछ इश्यूज पे आऊँ, आपसे जानना चाहता हूँ, अभी पेंडेमिक में सिचुएशन में कई आर्टिकल्स पढ़ रहा था, जो इंडिविजुअल हैं डेफ ब्लाइंड, उनकी जो जिंदगी है और टफ हो गई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। ये एक बहुत ही अजीब परिस्थिति है, क्योंकि आप देखिए करीब 95% जो हम सीखते हैं वो हम देख के और सुन के सीखते हैं। अगर ये दोनों प्रॉब्लम हमको हैं, तो हमारी दुनिया की समझ कितनी संकुचित हो जाएगी। और हम डिपेंड करते हैं सिर्फ स्पर्श पे। अगर बाहर का ज्ञान मुझको कोई लेना है, तो जब तक मैं कोई चीज़ छूऊंगा नहीं, तब तक उसके बारे में मुझको पता नहीं चलेगा, अगर मैं देख नहीं सकता
और सुन नहीं सकता। और कोविड 19 आने के बाद कोई भी चीज छूना तो जैसे पाप हो गया। और सबसे बड़ी चीज जो डेफ ब्लाइंड कम्युनिकेट करते हैं वो टैक्टाइल साइन लैंग्वेज से, मतलब साइन लैंग्वेज को हाथों से छू के वो कम्युनिकेट करते हैं। तो हम लोगों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम हुआ। सबसे बड़ी बात कि पहले उन बच्चों को और उन लोगों को ये समझाना कि आपको ग्लव्स पहनना है। अब ग्लव पहनने के बाद तो वो सेंसेशन हमको नहीं होंगे जो हम नंगे हाथ से टच करके, हमको स्पर्श करके मिलता हो। अब मेरी आंखें हैं, उन आंखों के ऊपर अगर काला चश्मा चढ़ा दूं मैं तो मुझको देखने में बहुत तकलीफ होगी। उसी तरह डेफ ब्लाइंड के जो हाथ हैं वो उनकी आंखें हैं, अगर उनमें हम ग्लव चढ़ा दें तो उनको बहुत मुश्किल है चीज़ों को समझना। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन का आया। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि उनको अभी तक तो कोई ना कोई सेंटर या टीचर के साथ वो जुड़े रहे। होम बेस्ड प्रोग्राम है और सेंटर बेस्ड प्रोग्राम है, दोनों में, जहाँ एक क्वालिफाइड टीचर डेफ ब्लाइंड बच्चों के साथ काम करते थे। रोज उनका इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान था, जिसके हिसाब से उनका टाइम टेबल था, जिसके हिसाब से काम होता था। लेकिन कोविड होने के कारण अब वो ना वो सेंटर पहुंच पा रहे हैं बच्चे, ना टीचर्स उनके घर तक पहुंच पा रहे थे। तो बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि अब इनके साथ काम कौन करेगा। उनके बिहेवियर इशू शुरू हो गए, क्योंकि एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूं कि हम कई बार ये कहते हैं कि लोगों में बिहेवियर प्रॉब्लम होता है, टेंट्रम्स दिखाते हैं डेफ ब्लाइंड या मल्टी हैंडीकैप बच्चे। अब उसमें आप देखिए, अगर मैं और आप खाना खाने बैठे और कोई चीज़ अगर हमको पसंद नहीं आई, कोई स्वाद पसंद नहीं आया, तो हम उसको अलग कर देते हैं, हम वो नहीं खाते हैं, हम कुछ और खाते हैं जो हमको पसंद आ रहा है, या हम बोलते हैं। अब एक डेफ ब्लाइंड बच्चे के बारे में सोचिए, जो आप उसको कुछ खिला रहे हैं या आपने उसको कुछ खाने को दिया, उसको टेस्ट पसंद नहीं आया, पहली बार तो वो अपना मुंह फिरा लेगा, दूसरी बार आपका हाथ हटाएगा, तीसरी बार आप जबरदस्ती करेंगे तो हो सकता है वो मुंह में ले, लेकिन अगर आपका हाथ अगर हो तो वो भी काट दे थोड़ा बताने के लिए, लेकिन पहले ही मैं बोल दिया कि मुझको पसंद नहीं आ रहा है। आपने 3 बार मेरे को जबरदस्ती कर दी, फिर भी आप नहीं माने तो उसको सामने हाथ फैलाएगा, अगर उसको सामने प्लेट दिखेगी, प्लेट उठा के फेंक देगा। पहले ही वो कम्युनिकेट कर चुका आपको कि भाई मुझको ये पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाए। ये एक मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती है, और बच्चे जब कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो वो अपना बिहेवियर अलग तरीके से कम्युनिकेट करके बताते हैं। तो कोविड सिचुएशन में माँ बाप बहुत सारी चीज़ों को, बच्चों की ज़रूरतों को नहीं समझ पाते थे, उनके कम्युनिकेशन को नहीं समझ पाते थे। उसके कारण बहुत फ्रस्ट्रेशन आने लगा बच्चों में भी, और माँ बाप को तकलीफ होने लगी। तो हम लोगों ने अप्रैल में ही ऑनलाइन सेवाएं शुरू करी, जिसमें कि टीचर्स माँ बाप से ऑनलाइन कांटेक्ट में रहेंगे और उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देते रहेंगे, बच्चों को वीडियो पे देख के माँ बाप को सिखाते रहेंगे। इससे बहुत फायदा हुआ। कोविड से बहुत सारे नुकसान हुए दानिश भाई, लेकिन एक फायदा हुआ, वो ये कि लॉकडाउन के दरमियान जो माँ बाप हैं वो बहुत सारी ऐसी चीजें सीख गए जो उनके बच्चों के साथ वो पहले नहीं करते थे। अब उनके एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया घर के घर में उन बच्चों के लिए। और दूसरा फायदा ये हुआ दानिश भाई कि हमारे ट्रेडिशनल फैमिलीज में और ट्रेडिशनल समाज में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि अगर बच्चा घर में विकलांग है या कोई डिसेबिलिटी है उसको, तो सारी जिम्मेदारी माँ की होती है। उसको खिलाना पिलाना, उसकी देखभाल करना, उसके लिए पढ़ाई का देखना, सब कुछ पूरे घर का तो करेगी ही करेगी, लेकिन उस बच्चे का भी करना पड़ेगा। लेकिन इस लॉकडाउन के दरमियान हमने ये देखा कि जो घर में बाप हैं, फादर्स थे, वो सामने आए और उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी शुरुआत है। और हमारे जैसे दूसरे एनजीओज हैं, उनको इसका फायदा उठाना चाहिए, और अब फादर्स को और भी ज़्यादा ट्रेनिंग देना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को बढ़ाने में, पालने में, उनके पढ़ाई लिखाई में, देखभाल में अपनी पत्नी का हाथ बटा सके। राइट। अखिल सर, 2-3 चीजें समझना चाहता हूँ आपसे मैं। नंबर 1 कि इंडिया में
डेफ ब्लाइंड को मल्टीपल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखा गया है आरपीडी एक्ट में। जी अमेरिका में सेपरेट कैटेगरी है। जी एक तो ये कि इसको आप कैसे देखते हैं। दूसरी चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने सेंस इंटरनेशनल ने या कुछ और ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बेस पे एक डेटा क्रिएट किया कि इंडिया में इतने डेफ ब्लाइंड है, तो जी वो भी आपने जितने आपके रिसोर्सेज थे आपने उस तरीके से किया, लेकिन एक ऑथेंटिक एक ऑफिशियल डेटा हमारे पास आज भी नहीं है आज़ादी के लगभग 70 साल बाद। जी अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या 2020 में सेपरेट डेटा हमें देखने को मिल सकता है? क्या इसके ऊपर एडवोकेसी हो रही है और ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके शब्दों में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दानिश भाई। और मैं जो आपने लास्ट में पूछा उसको मैं पहले उसके बारे में बात कर लूं, क्योंकि डेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक हमारे पास ये सामने नहीं आएगा कि कितने लोग हैं जो डेफ ब्लाइंड हैं, तब तक हम उनके लिए कोई भी कस्टमाइज्ड पैकेज नहीं बना सकते। उनकी ज़रूरतें क्या हैं, किस उम्र से ज़्यादा लोग हैं, हर उम्र में कौन सी ज़रूरतें हैं, कितने एजुकेशन फील्ड के लायक हैं, कितने एजुकेशन के लायक बच्चे हैं जिनको एजुकेशन में जाना है, कितने हैं जिनको शायद मेडिकल इंटरवेंशन से किसी न किसी तरह से एक या दूसरी जो विकलांगता है या तो डेफनेस या ब्लाइंडनेस उसको कम किया जा सकता है या पूरी तरह से उससे निजात पा जा सकती है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो बजट आउटले कर रहे हैं, क्योंकि ये सब में एड्स एंड अप्लायंसेस बहुत काम में आती हैं। अगर एजुकेशन की हम बात करें तो ब्रेल डिस्प्ले यूनिट्स, ब्रेल रीडर्स, ये सब की ज़रूरत बहुत पड़ती है। तो वेदर हम अपने बजट में वो सब प्रावधान कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो डेटा जब तक कलेक्ट नहीं होगा तब तक इन सब चीज़ों की प्लानिंग नहीं हो सकती। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास डेटा हो, कौन है, कहाँ रह रहे हैं, किस कंडीशन में रह रहे हैं, कौन से स्तर पे वो जीवन जी रहे हैं, पॉवर्टी लेवल कौन सा है, अबव है, लो है, कौन, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और वो हमको सिर्फ डेटा या सेंसस दे सकता है। तो हम पूरी कोशिश में हैं कि इस सेंसस में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद सेंसस को भी एक साल बढ़ाने की बात हो रही है ड्यू टू कोविड, तो 2021 या 2022 में हो शायद। लेकिन हम पूरी तरह से लगे हुए हैं कि जो क्वेश्चनएयर बने उसमें डेफ ब्लाइंडनेस एक अलग कंडीशन हो। अब मैं आता हूँ आपके पहला प्रश्न पे, जो आपने ये कहा कि सेपरेट कैटेगरी क्यों नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा दानिश भाई कि ये जब 2011 में हमारी कमेटी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर राइट्स फॉर प्रिपेयरिंग द बिल ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उस कमेटी का सदस्य मैं भी था। और हमने जो बिल सरकार को दिया उसमें डेफ ब्लाइंड एक सेपरेट कैटेगरी थी। लेकिन जब ये बिल राज्यसभा लोकसभा में पहुंचा, उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी में पहुंचा, तब वहाँ कुछ हमारे बहुत शायद होशियार लोग हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया कि इसको अलग डिसेबिलिटी क्यों दिखाया जाए, इसको मल्टीपल डिसेबिलिटी के साथ ही क्लब कर दिया जाए। और वहाँ तो ये भी बात हो रही थी कि डेफ ब्लाइंड शब्द ही नहीं रखना है। उस चीज़ के लिए हम लोगों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, बहुत तरीके से हमको अलग अलग लोगों से प्रेशर लाना पड़ा और पार्लियामेंट्री कमेटी को जाके मिलना पड़ा। उस समय रमेश कुमार बैस जो पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरपर्सन थे, जो देख रहे थे इस बिल को, उनसे जाके मैं मिला। और ये बहुत जद्दोजहद के बाद कम से कम इतना उन्होंने किया कि डेफ ब्लाइंड को मल्टीपल डिसेबिलिटी में एक नाम, एक टर्म उन्होंने ऐड कर दिया और उसका एक डेफिनेशन दे दिया। और मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ कि ये एक सेपरेट कैटेगरी होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी हमारे लिए एक होप ये है कि ये एनेक्शर में है। जितनी डिसेबिलिटी के टर्म्स जो दिए हैं, जितनी डिसेबिलिटी लिस्ट है 21, वो एक एनेक्शर में है। तो उस एनेक्शर को हम अमेंड कर सकते हैं। उसके लिए हमको फिर से पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर से कोई ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मिनिस्ट्री लेवल पे हो सकता है। और हम बार बार जब भी मिनिस्ट्री लेवल पे मीटिंग होती है, मुलाकात होती है, तो ये बात हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफिशियल से। अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और मैं बस ये उम्मीद कर सकता हूँ कि किसी दिन
उसको मान लें और अमेंड किया जाए। जब पूरी लिस्ट अमेंड हो तो उसमें डेफ ब्लाइंड एक सेपरेट कैटेगरी के रूप में आ सके। जहाँ तक फिगर्स की बात है तो करीब करीब हम लोग जो कम्युनिटी में काम करते हैं, 1 लाख की पॉपुलेशन में जो हमारा डोर टू डोर सर्वे होता है हमारे प्रोजेक्ट पार्टनर्स के साथ, हम लोग करीब देश में करीब 200 ब्लॉक्स में काम कर रहे हैं हमारे पार्टनर्स के द्वारा, और साथ ही साथ करीब 23 स्टेट्स में 200 ब्लॉक या 96 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग काम कर रहे हैं। और हर जगह डोर टू डोर सर्वे हर प्रोजेक्ट में होता है। उसमें 1 लाख की पॉपुलेशन में हमको करीब 45 से 50 मल्टी डिसेबल्ड डेफ ब्लाइंड लोग मिलते हैं। और उसमें अभी क्लैरिटी इसलिए ज़्यादा नहीं आती क्योंकि सेंसस से भी हमको फिगर्स नहीं मिलते, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल से भी नहीं मिलते हैं। तो सर्वे में हमको जो फिगर आ रहे हैं वो करीब 45 to 50। उसके हिसाब से हम लोगों ने देश की जनसंख्या को देख के हमने ये अनुमान लगाया है करीब 5 लाख से ऊपर डेफ ब्लाइंड मल्टी डिसेबल्ड लोग, ऐसे लोग जिनको विजन और हियरिंग दोनों के इश्यूज होंगे, साथ में और भी कंडीशंस हो सकती हैं, करीब 5 लाख के आसपास लोग हमारे देश में होंगे। बट दिस नंबर मे वेरी। एब्सोल्युटली इट विल। ओके सर, 2 इम्पोर्टेंट सवाल। एक, जो सबसे बड़ा चैलेंज है डेफ ब्लाइंड के सामने, एक तो सर्टिफिकेशन का है कि अलग अलग सर्टिफिकेट उनको लेने पड़ते हैं। धारियाल सर ने, जो हमारे डिसेबिलिटी कमिश्नर थे दिल्ली के, उन्होंने एक जजमेंट दी, बट जजमेंट तो आ जाती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इतनी बड़ी कंट्री में इट्स ऑलवेज अ चैलेंजिंग थिंग। तो एक तो सर्टिफिकेशन का जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू है। इसके कारण बहुत सारे जो लोग हैं, स्टूडेंट्स स्टडी नहीं कर पाते, जॉब नहीं ले पाते। दूसरी चीज़, क्योंकि ये सेपरेट कैटेगरी नहीं है, एग्जाम्पल के साथ सपोज हम बैंक का पेपर भरते हैं IBPS का, अब उसमें डेफ ब्लाइंड की कैटेगरी नहीं है, या तो ब्लाइंड की है या हार्ड ऑफ हेयरिंग की है। तो अगर हम ब्लाइंड में भर देते हैं या हार्ड ऑफ हेयरिंग में भर देते हैं, जब डॉक्यूमेंटेशन में हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपने गलत भरा है। और सुनने में ऐसा आया है बहुत सारे लोगों को पेपर क्लियर करने के बाद भी जॉब नहीं मिली। तो ऐसे सिनेरियो में आप इस चीज को कैसे देखते हैं और इन चीजों का सोल्यूशन है क्या? मतलब ऐसा तो एक बंदा मेहनत भी कर रहा है, पेपर भी क्रैक कर रहा है, सब कुछ होने के बाद भी, इतनी टफ सिचुएशन के होने के बाद, इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी लास्ट मोमेंट पे ही सिंपली डिनाइड हिज राइट। एब्सोल्युटली, दिस इज वेरी what do you say, discouraging for persons with deaf blindness. I agree with you completely. और इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास, हमको जुडिशियल एक्टिविज्म के तरीके के जरिए हमको इसका सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। हम वी नीड टू अप्रोच कोर्ट्स एंड डेफिनेटली थ्रू चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटीज ऑफिस हमको कोर्ट्स में अपील करना पड़ेगी, केस लगाने पड़ेंगे, गिविंग रेफरेंस टू अवर राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसमें डेफ ब्लाइंडनेस को इंक्लूड किया गया है। और साथ ही साथ डेफनेस और ब्लाइंडनेस को अलग अलग जो सर्टिफिकेशन की बात है दानिश भाई, कुछ स्टेट ने अभी एक सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया है, लेकिन जैसा आपने कहा कि हमारे अलग अलग स्टेट में, क्योंकि हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, हेल्थ एंड सोशल जस्टिस जो है, ये दोनों कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो हर स्टेट अपने अपने तरीके से उस पर रूल्स बनाने के का फ्रीडम रखता है। वो एक बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि एक स्टेट का डेफिनेशन कई बार दूसरे स्टेट में फॉलो नहीं करते हैं। कोशिश अगर ये हो कि हमारा जो चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी है, थ्रू स्टेट कमिश्नर्स, अगर ये जो केसेस होते हैं उनको अगर वो अपने स्टेट में नोटिफाई करवाना शुरू करें। मैं फिर से जुडिशियल एक्टिविज्म की तरफ आना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम इन एस्पेक्ट्स को अपने कोर्ट्स तक लेके जाएं, ताकि एक जुरिस्प्रूडेंस बन सके, एक जुडिशियल हिस्ट्री बन सके, और एक केस लॉ में हमारे ये केसेस आ सकें, ताकि हम इनका एग्जाम्पल लेके दूसरे केसेस को भी हम सॉल्यूशन करना शुरू कर सकें। जब तक एक सेपरेट कैटेगरी नहीं बनती, हमको जुडिशियल एक्टिविज्म का सहारा लेना ही होगा दानिश भाई। तो डेफ ब्लाइंड हमारे भाई बहन हैं, उनको ऑलरेडी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, ऑल्दो उनमें से कई लोग बहुत
एक्सट्रीमली टैलेंटेड है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, एक्टिविज्म भी कर रहे हैं। जी और मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि एज एन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, जी क्या इज इट नॉट द ड्यूटी ऑफ सेंस इंटरनेशनल टू रेज दिस इशू, या अभी तक आपको ऐसे केसेस में एक्टिविज्म कर देना चाहिए था? क्योंकि डे बाय डे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी तो अभी भी बर्बाद हो रही है एम्प्लॉयमेंट के प्रोस्पेक्टिव से, एजुकेशन के प्रोस्पेक्टिव से। बिल्कुल, हम करते रहते हैं, जब भी मौका मिलता है हम सही उस पे लेके जाते हैं। इसमें कोई झिझकने की बात नहीं है, हम लोग कभी झिझकेंगे नहीं। अगर जुडिशियल एक्टिविज्म की बात है, उसके लिए भी हम वी हैव गॉन अप टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑन दिस इशू। हमने उनके कानों तक भी ये बातें पहुंचाई हैं कि आपको, साथ ही साथ हम कई जगह पे ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क का सहारा लेते हैं ताकि डेफ ब्लाइंड बच्चों को, एडल्ट्स को उनकी जो राइट्स हैं वो मिल सके। तो ये जितना हो सकता है हम लोग करते रहते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, जिन जिन लोगों को डिनाई किया जा रहा है, वो अगर डायरेक्टली या तो हमको कांटेक्ट करें या डायरेक्टली ह्यूमन राइट्स HRLN के थ्रू वो अगर अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, अपने कोर्ट्स में अगर केसेस डालना शुरू करें, तो एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क शुरू होगा, जिससे कि हमारा जो लॉ है उसको भी ध्यान आएगा कि भाई ये जो चीज़ें हो रही हैं इसको हमको ध्यान से सोचना पड़ेगा। अभी स्पॉरेडिक केसेस होते हैं, एक या दो, वो खत्म हो जाते हैं। तो जरूरी है कि हम लोग सब, पेरेंट्स नेटवर्क, DPOs, ये सब मिले उस चीज़ को आगे लाने के लिए। तो अभी आज की डेट में मैं चाहूँगा कि आप एक बार अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करें सेंस इंटरनेशनल की, जो लोग आपके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहें। जी, तो हमारी वेबसाइट है www.senseindia.org.in, और हम, मेरा ईमेल आईडी है akhil AKHIL @sense शॉर्ट फॉर्म फॉर इंटरनेशनल sense.india.org. I repeat, akhil AKHIL @sense.india.org. जी, तो क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और मैं ऐसा प्रिज्यूम करता हूँ कि बहुत सारे लोग आज भी अनअवेयर हैं डेफ ब्लाइंड को लेके, तो क्योंकि आप इस सेक्टर में काफ़ी एक्टिव हैं और एक लंबा एक्सपीरियंस है, तो आज की डेट में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि एक्चुअल स्टेटस, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, एजुकेशन हो या हेल्थ केयर में हो, तो कैसे देखते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेफ ब्लाइंड पर्सन? अभी तक जो एम्प्लॉयमेंट हो रहा है वो तो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में ही है। गवर्नमेंट सेक्टर अभी तक पूरी तरह से खुला नहीं है, और जहाँ है वो इक्का दुक्का केसेस हैं। तो ज़्यादातर कॉरपोरेट्स ले रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में है, और इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे ज़्यादा, इनफॉर्मल सेक्टर में कहूँ तो मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, और अपनी खुद की छोटी छोटी शॉप्स, छोटे छोटे एस्टेब्लिशमेंट शुरू करना, घर में काम शुरू करना, उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। एजुकेशन की जहाँ तक बात है, समग्र शिक्षा में पहले सर्व शिक्षा अभियान जो था, उसके तहत डेफ ब्लाइंड बच्चों को एडमिशन जरूर मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे डेफ ब्लाइंड बच्चों को स्कूल्स जो हैं, क्योंकि उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, टीचर्स जो हैं वो ट्रेन नहीं है, इन बच्चों को रिसोर्स टीचर के हवाले कर देते हैं। और रिसोर्स टीचर्स भी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, तो कह देते कि भाई हम आपको होम बेस्ड सपोर्ट करेंगे, और होम बेस्ड के नाम पे बहुत सारे बच्चों को कभी महीने में एक बार चले गए, कभी हफ्ते में एक बार चले गए, इस तरह का सपोर्ट मिलता है। इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक पूरा मैनुअल बनाया है। 3 स्टेट्स में हम लोग ट्रेनिंग भी किए हैं, ट्रेनिंग ऑफ रेगुलर टीचर्स, दैट हाउ टू अडेप्ट द नेशनल करिकुलम। जो NCERT का जो करिकुलम है, उसको हम किस तरह से डेफ ब्लाइंड बच्चों को एजुकेट करने के लिए अडेप्ट कर सकें, उसका एक पूरा मैनुअल है। और उस मैनुअल के जरिए हम लोग ट्रेनिंग 3 स्टेट्स में टीचर्स की कर चुके हैं। और 3 स्टेट्स में कह रहा हूँ, लेकिन सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, अब वो स्टेट मिशन के ऊपर निर्भर रहता है कि कितने टीचर्स को वो हमको दे पाते हैं। और ये एजुकेशन की बात ये हुई।
जहाँ तक हेल्थ की बात है, हम पूरी तरह से तो हम ये नहीं कह सकते कि हेल्थ एक्सेसिबल है, लेकिन कुछ एरियाज में जो स्टेट जैसे केरला हुआ, टू लार्ज एक्सटेंट वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, टू लार्ज एक्सटेंट छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स में हेल्थ की एक्सेसिबिलिटी फॉर डेफ ब्लाइंड बढ़ी है। वो अभी पिछले 3 या 4 सालों में हमको ये देखने को मिला है। लेकिन इन जनरल जो निग्लेक्ट दूसरे डिसेबिलिटीज का है, उस उतना ही या उससे थोड़ा ज्यादा निग्लेक्ट डेफ ब्लाइंड बच्चों को इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ फैसिलिटीज इज स्टिल देयर। आखिर सर, बहुत सारे लोग आज की डेट में ये मानते हैं कि डिसेबिलिटी इज इनएक्सेसिबिलिटी। अगर चीज़ें एक्सेसिबल हो तो फिर डिसेबिलिटी ज़्यादा मायने रखती नहीं है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे फॉर डेफ ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी प्लेज अ ह्यूज रोल, चाहे वो वेब एक्सेसिबिलिटी हो, चाहे वो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो। तो वहाँ भी वो तो सबके लिए है, लेकिन डेफ ब्लाइंड के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। हालांकि ब्लाइंड के लिए भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उनके लिए और चैलेंजिंग हो जाती है। एक्सेसिबिलिटीज़ पर गाइडलाइंस आती है लेकिन फॉलो नहीं किया जाता, कई चीज़ें चल रही हैं। तो एक्सेसिबिलिटी कैसे एक अपना रोल प्ले कर सकते हैं एम्पावर करने में? और साथ ही साथ एक सवाल और, क्यों आज भी बेसिक चीज़ें रेलवे में, बस में डेफ ब्लाइंड को पास नहीं मिलते, कंसेशन सर्टिफिकेट नहीं बनते, ऐसा क्यों? तो दानिश भाई, बात वहीं आके रुक जाती है कि सर्टिफिकेट अगर बेसिक नहीं मिलेगा डेफ ब्लाइंडनेस का, तो उनको एज डेफ ब्लाइंड फैसिलिटीज भी नहीं मिलती, एड्स एंड अप्लायंसेस भी नहीं मिलते। हालांकि जो एडिप स्कीम है उसमें डेफ ब्लाइंड के लिए ब्रेल रीडर, फैकमेट, इन सब चीजों का उल्लेख किया जा चुका है, लेकिन क्योंकि सर्टिफिकेशन नहीं होता एज डेफ ब्लाइंड, जैसा आपने कहा, या तो उनको डेफ बना दिया जाएगा, कई बच्चों को तो पिछले कई सालों में इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड और मेंटली रिटार्डेड तक लिखा गया, या उनको सिर्फ ब्लाइंड मान लिया जाता है, या उनको 2 डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो ये जब तक सॉल्व नहीं होता है, तब तक एक फोकस्ड रूप में हमको जो एफर्ट्स होने चाहिए और जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो हमको नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि लॉ एक अपनी जगह पे है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो ग्रास रूट लेवल पे होना चाहिए, हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन का है। और जो ग्रास रूट लेवल के जो एम्प्लॉयज हैं, जो एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हैं एक लॉ को, एक एक्ट को, उनमें अवेयरनेस की बहुत कमी है। इसलिए कई बार मिनिस्ट्री के साथ हम लोगों ने भी, और आरसीआई ने भी, रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी, ग्रास रूट लेवल जो फंक्शनरीज हैं, गवर्नमेंट फंक्शनरीज, जो डिपार्टमेंट के स्टाफ होते हैं, जैसे कई स्टेट्स में अभी भी वेलफेयर डिपार्टमेंट कहा जाता है, सोशल डिफेंस डिपार्टमेंट कहा जाता है, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट कहा जाता है, उन डिपार्टमेंट के स्टाफ की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, उनका एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इन अब तो 21 डिसेबिलिटीज़ है, उन 21 डिसेबिलिटीज़ को समझ सकें, उनकी ज़रूरतों को समझ सकें, और जब उनको सर्विस प्रोविजन की बात आए तो उनकी ज़रूरत, इन डिसेबिलिटीज़ की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उनकी सर्विसेज के बारे में रिकमेंडेशन कर सकें। तो ये हमारे देश में एक बहुत अच्छी प्रथा है कि हम, आई थिंक, विश्व के सबसे अच्छे एक्ट और सबसे अच्छे लॉ हम बना लेते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम लोग पीछे रह जाते हैं। और ये सिर्फ मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट स्टाफ का ही कारण नहीं है, एक जनरल अवेयरनेस, एक हमारा एटीट्यूड हमारे, हम सब में जो है, जो विकलांग नहीं हैं उनमें भी, और जो विकलांग हैं उनमें भी कई बार एक एटीट्यूड हम देखते हैं कि वो एटीट्यूड बहुत फायदा कारक नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसको हमको सब एक हम इंक्लूजन की बात करते हैं, इंक्लूजन दोनों तरफ है, और हमको वो इंक्लूजन को सही मायने में समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक्सेसिबिलिटी में रैम्प बना देना, लिफ्ट लगा लेना, स्पीकर्स बना देना, ब्रेल डिस्प्ले कर लेना, उससे सिर्फ इंक्लूजन नहीं होगा, एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी। हमारे दिमाग में जो एटीट्यूड का एक बड़ा बैरियर है, वो भी हमको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे प्रोग्राम जैसे आप कर रहे हैं, ये मेन स्ट्रीम में जाएंगे
तो शायद वो जो बैरियर है, जो एटीट्यूडनल बैरियर है, वो टूटेगा और उससे हमारे आने वाले जो समय में इंक्लूजन जो है वो ट्रू इंक्लूजन होगा। और एक्सेसिबिलिटी तब हम नेचुरली जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे, जितनी भी बिल्डिंग्स बनेंगी, वो अपने आप उन इश्यूज को अपने में समाहित करेंगी, जिससे कि एक्सेसिबिलिटी को आसानी मिलेगी। राइट। तो सर, क्या आपको लगता है पिछले 10 सालों में कुछ पॉजिटिव चेंज हुआ है फॉर डेफ ब्लाइंड, या आपको लगता है कि सिचुएशन अभी वैसे की वैसी ही है? नहीं, पिछले 10 सालों में तो मैं सोचता हूँ बहुत परिवर्तन हुआ है दानिश भाई। हमारा समाज बहुत जागरूक हुआ है, और जागरूक इन द सेंस अब 10 साल पहले से और अब में लोगों में विकलांगता को लेकर काफ़ी जागरूकता है। माता पिता जागरूक हुए हैं, डीपीओज का नंबर बढ़ा है, डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशंस का नंबर बढ़ा है, डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट का नंबर बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा साइन है। विमेन विद डिसेबिलिटीज जो हैं, महिलाएं, वो आगे आ रही हैं, जो बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि पहले जो हमारा डिसेबिलिटी सेक्टर था वो मेल पीपल विद डिसेबिलिटीज के ज़्यादा डोमिनेटेड था। अब वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, सब दूसरा जेंडर भी साथ में आ रहा है। साथ ही साथ हमारा एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है। एजुकेशन सिस्टम में विकलांग बच्चों की जो समाहित होने की जो प्रावधान है, जो पॉलिसीज़ हैं, वो फॉलो हो रही हैं। कुछ डिसेबिलिटीज़ में कम हो रही हैं, लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो बड़ी परिवर्तन हुआ। डेफ ब्लाइंड के लिए स्पेसिफिकली अर्ली आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम जो शुरू हो रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। और मैं ये कहूँगा कि पिछले 10 साल में एक अच्छा स्टेप जो ये हुआ कि हमारे एक्ट में कम से कम डेफ ब्लाइंड शब्द आ गया है। अब उसको आगे ले जाने के लिए बहुत तकलीफ नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिव हैं, और मैं सबको यही कहता हूँ कि हमको अपने जीवन में सकारात्मक होकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि तभी हम कुछ अच्छे परिवर्तन ला सकेंगे। अगर हम सिर्फ कमियों को लेकर बैठे रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि ये अगर हम रिजल्ट्स को ही देखते रहेंगे तो कई बार ये प्रॉब्लम होता है कि हम रिजल्ट्स पे इतने केंद्रित होते हैं कि हम परिवर्तन को नहीं देखते। लेकिन अगर हम परिवर्तन में अगर ध्यान दें तो रिजल्ट्स हमारे फेवर में आएंगे। ये हमको बहुत ज़रूरी है कि देखा जाए। और हमेशा कन्फ्रंटेशन से काम नहीं होता है। एडवोकेसी सिर्फ कन्फ्रंटेशन के लिए नहीं होती। कई बार एडवोकेसी उस एनवायरनमेंट में जाके, उसमें मिल के परिवर्तन लाने के भी एडवोकेसी कह सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश में एडवोकेसी को एक पॉजिटिव रूप में भी देखें। अभी क्योंकि जनरली आप देखिए तो एडवोकेसी को एक नेगेटिव टर्म मान लिया गया है। अभी जो भी हो रहा है, हम अपने देश में आप देख रहे होंगे कि जो अभी FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट आए हैं, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर मार की जाने की तैयारी है जो एडवोकेसी को बढ़ावा देते हैं, जो दूसरों की बात को सरकार तक पहुंचाने की बात को बढ़ावा देते हैं। उन पे ज़्यादा जोर पड़ने वाला है। उनकी क्रिया जो कार्यक्रम है उन पे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि अब वो उस काम को, एडवोकेसी के काम को, डिसेबिलिटी एडवोकेसी की बात नहीं, मैं जनरल एडवोकेसी की बात कर रहा हूँ, उनकी एडवोकेसी अब बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पाएगी। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस दौर में आज जा रहे हैं जहां आप अपने काम से काम रखिए, दूसरों के काम के बारे में आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो हम देख लेंगे। तो ये जो एक रवैया हमारे समाज में आया है, शायद इससे हमको दूर हटना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज एक दूसरे से मिलके बना है। एक दूसरे की ज़रूरतें, एक दूसरे की तकलीफ़ें हम सबको असर करती हैं, और जब तक हम इनको साथ में मिलकर दूर करने का नहीं सोचेंगे, तब तक एक ऐसा समाज जो इंक्लूसिव हो, एक ऐसा समाज जो दूसरों को ध्यान रखने में बिलीव करता हो, उस समाज का निर्माण करने में मुश्किल ज़्यादा होगी। मेरी कई बार बात होती है USA में, UK में कुछ लोगों से, तो उनका ये कहना है कि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यूनिटी नहीं है सेक्टर में, जिसका हमने जिक्र भी किया बिगनिंग में थोड़ा सा। जी। उन्होंने कहा बाहर भी हालात ऐसे ही है, बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन अगर इंडिया से कंपेयर करें तो उससे काफ़ी बेहतर है।
तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको लगता है कि खास तौर पे जो डिसेबिलिटी सेक्टर में भी निग्लेक्टेड कैटेगरीज हैं, उनको जी इसका नुकसान होता है हर बार, क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन कम होती है। तो जब यूनिटी नहीं होती सेक्टर में, जैसे आपने बोला कि कई लोग आ गए कि इसको डेफ ब्लाइंड को इसमें नहीं डालना चाहिए, मल्टीपल में डालना चाहिए, तो इसका जो नुकसान है वो हमेशा उन कैटेगरीज को झेलना पड़ता है जिनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होती है और जो डिसेबिलिटी सेक्टर में भी निगलेक्टेड है। बिल्कुल होता है दानिश भाई, बिल्कुल होता है। और अगेन वी गो बैक टू द क्वेश्चन ऑफ नंबर्स। जिनके नंबर ज़्यादा हैं उनकी बातें ज़्यादा सुनी जाती हैं, उनका उनकी एडवोकेसी भी उतनी स्ट्रांग होती है, क्योंकि उनके पास नंबर होता है, उनकी आवाज़ इतनी बुलंद होती है। तो ये जब दूसरी एक बहुत अच्छी चीज़ आपने ये कही कि एक साथ आना हमारे सेक्टर का, वो बहुत ज़रूरी है। और जो भी आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, जो आपको कह रहे हैं यूएस या यूके से, तो ये सही कह रहे हैं कि हमारे सेक्टर में डिसेबिलिटी सेक्टर एक साथ नहीं आता। हम अपने अपने डिसेबिलिटी को लेके अलग अलग हो जाते हैं। ज़रूरी है, अपने काम में हम अलग अलग हैं, अपना काम अलग अलग है, हर एक डिसेबिलिटी की ज़रूरतें अलग अलग हैं। लेकिन जब अब डिसेबिलिटी इन जनरल की बात करें तो हम सबको एक मंच पे आना बहुत ज़रूरी है। तभी चूल मूल परिवर्तन तभी आएगा, जो ग्रास रूट लेवल पे जो परिवर्तन है तभी आएगा। आपको मैं उदाहरण दूं कि अभी जब एक पर्टिकुलर सेक्शन को अमेंडमेंट की बात चल रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने एक नोटिफिकेशन निकाला था राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में, जो पेनलाइज करने वाले सेक्शंस थे उसको डाइल्यूट करने की प्रोविजन प्रपोज किए थे, जिससे कि कभी भी आप किसी अगर नौकरी में जा रहे हैं तो नौकरी जो आपको दे रहा है वो जैसा चाहे आपको ट्रीट कर सकता है। और जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं उसमें बहुत सारे जो जैसे अभी स्ट्रिक्ट पेनलाइजिंग सेक्शन है कि आपको सज़ा मिलेगी, आपको आर्थिक दंड होगा, साथ में जेल भी जाना पड़ेगा, ये सब जो था इसको डाइल्यूट करने की बात चल रही थी। लेकिन उस समय पूरा डिसेबिलिटी सेक्टर एक साथ आया और सरकार को उस पर्टिकुलर प्रोविजन को अपने लिस्ट से बाहर करना पड़ा। वो तभी पॉसिबल हुआ कि हम अपनी डिसेबिलिटी के जो हैट्स थे, अलग अलग डिसेबिलिटी के हैट्स, उसको छोड़ के हम एक साथ आए। क्योंकि उस समय भी कुछ ऐसे समूह थे जो उस प्रोविजन को सपोर्ट कर रहे थे कि डाइल्यूट होना चाहिए। उनके क्या इंटरेस्ट थे वो शायद उन्हीं को मालूम है। लेकिन जब ये देखा गया कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज केम टुगेदर एंड दे सेड दिस इज नॉट डन, तब सरकार को अपने कदम पीछे लेने पड़े। तो बहुत शक्ति है अगर हम एक साथ आ जाएं, बहुत सारे परिवर्तन हम ला सकते हैं। राइट सर, जॉब्स आइडेंटिफिकेशन में भी देखें तो वहाँ भी निराशा ही हाथ लगती है डेफ ब्लाइंड के हाथ में। यूपीएससी ने ऑलमोस्ट 12 कैटेगरीज से नाम हटा दिया डेफ ब्लाइंड का। आरबीआई ने भी बहुत सारी जॉब्स में, चाहे वो लोअर लेवल की हो हायर लेवल की हो, तो एक्सक्लूड कर दिया है पर्सन्स विद डेफ ब्लाइंड को। हाँ सर, बहुत दुख की बात है सच में। एक मतलब आप इसको मेरी अंदर की भावना कुंठा समझ लीजिए या मेरा फ्रस्ट्रेशन समझ लीजिए। पहले ये होता था कि पहले जो सरकारें थीं वो अगर इस तरह का कुछ कदम उठाती थीं और अगर उनको जब हम या सेक्टर से कोई अप्रोच करता था तो पहले की सरकारें उनके ग्रीवांस को, उनकी शिकायत को सुनती थी, समझने की कोशिश करती थी और परिवर्तन उसमें लाती थी। लेकिन अभी कुछ समय से हम कोई भी शिकायत किसी भी तरीके से लेके जाएं, सुनवाई नहीं दिखती है। और ये एक बहुत ही होपलेस सी सिचुएशन है कि कोई अगर सुनवाई नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं, बात अगर सुनने को तैयार नहीं है, कोई आपको समय नहीं देता कि आप अपनी बात उनके सामने रख सको, तब बहुत मुश्किल है कि हम एनजीओ लेवल पे तो हम कर सकते हैं, वॉलंटरी लेवल पे तो हम कर सकते हैं, लेकिन सरकार के लेवल पे बहुत मुश्किल है कि कोई संस्था इस तरह का परिवर्तन ला सके अगर सरकार की इच्छा ना हो।
आपने बोला आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, जी आप आशावादी हैं। जी। तो कब तक आपको लगता है कि हम इंक्लूजन देख सकते हैं डेफ ब्लाइंड का पूरे समाज में? हालांकि इंक्लूजन तो पूरे डिसेबिलिटी सेक्टर का होना चाहिए, और ये भी सही है कि हर डिसेबिलिटी के उतने ही चैलेंजेस हैं, खासतौर पे इंक्लूजन को लेके तो सबको वही डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। लेकिन फिर भी जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो निगलेक्टेड सेक्टर है डिसेबिलिटी सेक्टर में भी, उनके लिए चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। तो जो हमारे चैलेंजेस है वो तो है ही है हमारे, उनके भी हमारे साथ साथ, लेकिन उनके थोड़े और बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपका एक लंबा करियर रहा है इस फील्ड में, तो क्या लगता है कि जैसे 10 सालों में काफ़ी चेंज हुआ, तो आने वाले टाइम में आप एक रैपिड चेंज देखते हैं आने वाले 10-15 सालों में? आने वाले 10-15 सालों में मैं दो तीन चीज़ें मैं देखना चाहूँगा, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कि एक तो ये कि सबसे पहले हमारे डिसेबिलिटी सेक्टर में ही जो मिनिस्क्यूल माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे डेफ ब्लाइंड हैं, ऑटिस्टिक्स हैं, ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, लोग हैं, मल्टी डिसेबल्ड हैं, इस तरह के जो कैटेगरीज हैं, उनका एक्सेप्टेंस और इंक्लूजन विद इन द डिसेबिलिटी सेक्टर वो पहले आएगा। क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा, जब तक हर डिसेबिलिटी फोरम पे हम सारी डिसेबिलिटीज की बात नहीं करेंगे, तब तक रियल इंक्लूजन विद इन डिसेबिलिटी सेक्टर नहीं आएगी। उसके बाद जब हम हर फोरम पे बात करना शुरू करेंगे, तब सारी डिसेबिलिटी के साथ साथ जो माइनॉरिटी डिसेबिलिटीज हैं उनका भी इंक्लूजन हो जाएगा। और 10-15 साल तो समय का बड़ा लंबा समय है। मैं नहीं चाहूँगा कि अभी हमारे दोस्तों को 10-15 साल और इंतज़ार करना पड़े। मैं तो ये चाहूँगा कि अगर हम अपने ही सेक्टर में, अपने ही लेवल पे, चाहे हम 2-5 जितने भी हम जुड़ते हैं, अगर हम इंक्लूजन की शुरुआत वहीं से करें, डिस्क्रिमिनेशन को हम यहीं से ख़त्म करना शुरू करें, अपनी डिसेबिलिटी के साथ साथ हम दूसरी डिसेबिलिटी को भी मिलाना शुरू करें, लोगों को एक साथ आने का मौका देना शुरू करें, तो आई थिंक इंक्लूजन फास्टर आएगा। और हम लोग एक ऐसे समाज के सामने, एक ऐसे रूप में जा सकेंगे पूरे मानव समाज के सामने कि डिसेबिलिटी इज वन फिगर, हियर वी आर, व्हाट, हाउ यू वांट टू डील विद अस, कम ऑन, टॉक टू अस। ये बहुत जरूरी है कि हम एक यूनिसन में, एक आवाज में पूरा सेक्टर आ सके। तो सर, इस काफ़ी लंबी चर्चा हमारी हो रही है और आपके पास समय भी इतना होता है, तो मैं चाहूँगा कि अब हम अपने अंतिम दौर में इस इंटरव्यू की, तो जो ट्रेनर्स हैं या जो फैमिली मेंबर हैं जो हमारा शो सुन रहे हैं और अवेयर नहीं है डेफ ब्लाइंड को लेके, तो अगर किसी के घर में डेफ ब्लाइंड है या रिलेटिव है कोई, तो उनको कुछ टिप्स आप दीजिए। और हर बार एक मेरे से सवाल पूछा जाता है कि स्पेसिफिकली हमें ये नहीं पता कि स्कूल कहाँ पे है, स्पेशल स्कूल अगर हमें करना है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं और थोड़े से टिप्स दें। देखिए, टिप्स तो डेफ ब्लाइंड बच्चों का, जहाँ तक आइडेंटिफिकेशन की बात है, वो तो माँ बाप को पैदा होने के दूसरे या तीसरे महीने से पता चल जाता है कि बच्चे में किस तरह के इश्यूज हैं, किस तरह की रिस्पांस बच्चे दे रहा है। अगर बच्चा, आप अगर उससे बात कर रहे हैं और उसका ध्यान किसी खिलौने की तरफ लाना चाह रहे हैं और बच्चा अगर उस खिलौने की तरफ नज़रें नहीं लाता, तो आपको पता होना चाहिए कि एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि बच्चे में कुछ देखने में प्रॉब्लम है। और अगर कुछ आवाज़ें हो रही हैं लेकिन बच्चे को उन आवाज़ों से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है बच्चा, तो उससे भी आपको पता चलेगा कि उसके सुनने में कोई इश्यूज हो सकते हैं। तो ये तो एक जनरल, बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी टिप्स में ये है कि आप बच्चों को ओरिएंटेशन, मोबिलिटी, मतलब चलना फिरना सिखाना, आप बिना किसी ट्रेनिंग के कर सकते हैं। सिर्फ उनको, आपको ये करना है कि माँ अपने दुपट्टे का पल्लू या साड़ी का पल्लू बच्चे के हाथ में दे दे, ताकि बच्चे के पास एक सहारा रहे, उसके साथ साथ वो चल फिर सके, घर में घूम सके। दूसरा,
जितना ज़्यादा हो सके बच्चे को अपने हाथ से काम करने का प्रशिक्षण हम शुरुआत से दें और बोलते जाएं, स्पर्श कराते जाएं। जो भी काम, जैसे छोटी सी चीज़ है, अगर आप बच्चे को नहलाने के लिए ले जाना है तो नहलाने के लिए आप जब ले जाते हैं उसके पहले बच्चे के हाथ में एक कपड़े का गीला टुकड़ा दे दीजिए ताकि वो उसको छू सके। गीला, उसको गीले सूखे की समझ होगी, गीला सूखा अलग अलग होता है। ये गीला टुकड़ा आने के उसके हाथ में आने के बाद आप उसके कपड़े निकालिए और कपड़े निकालने के बाद उसको बाथरूम में या जहाँ भी नहलाना है वहाँ ले जाइए। बच्चे का हाथ पानी में टच कराइए ताकि उसको समझ में आए कि क्या है। और उसके बाद जब आप नहलाना शुरू करें तो पहले उसके हाथ से, फिर पाँव से, फिर बॉडी से, तब ऐसे शुरुआत करें ताकि बच्चे को एक प्रोसेस समझ में आए। अगर हम एक बच्चे को अचानक बिना कुछ इंडिकेट किए और उसको अचानक उसके कपड़े उतार देते हैं, उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, फिर उठा के उसको बाथरूम में ले जाते हैं, अचानक सिर में पानी आ जाता है, जब वो देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, तो कितनी मतलब उसको कितने शॉक्स लगेंगे। या तो ऐसे हर चीज़ को अब छोटे छोटे हिस्सों में अगर बांट दें तो बच्चा सीखेगा भी और आपके साथ सहयोग भी करता जाएगा। ये एक बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घरों में छोटी छोटी चीज़ों में करें। हर ऑब्जेक्ट का हमारी ज़िंदगी से कोई मायने होता है, हर ऑब्जेक्ट का कोई नाम होता है और हर ऑब्जेक्ट का कोई काम होता है। उस ऑब्जेक्ट के काम, जैसे आप खाना खिला रहे हैं तो खाना खिलाने के पहले उसके हाथ में आप उसका कटोरी दे दीजिए या प्लेट दे दीजिए या स्पून दे दीजिए। अगर आप स्पून घर में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो प्लेट दे दीजिए। और उस प्लेट में जब बच्चा उस प्लेट से खेल रहा हो तब उसका हाथ पकड़ के उसको स्टेबल करके, जहाँ ज़मीन पे रखना है ज़मीन पे, टेबल पे रखना है टेबल पे, और बच्चे के स्पर्श करते हुए उसमें खाने की चीज़ डालिए ताकि, और अपने उसका दूसरे हाथ से आप टच कराइए कि आपका भी एक प्लेट है, आप भी वही कर रहे हैं जो बच्चा कर रहा है। ये जो है धीरे धीरे बच्चों को सिखाएगा। एक तो आप उसको स्किल्स देंगे उसके खुद के लिए और साथ ही साथ उसको आप धीरे धीरे सोशल स्किल्स भी सिखाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके लिसनर्स अगर चाहें तो हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं। आप उन रिसोर्सेज को, उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आप हमको ईमेल कर सकते हैं उन रिसोर्सेज को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए। अगर स्पेसिफिकली कभी कोई ट्रेनिंग करना हो, बहुत सारे लोग अगर जुड़ते हैं, अभी जैसे हम सीरीज ऑफ वेबिनार्स कर रहे हैं ऑन वेरियस इश्यूज ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉयलेट ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, पोजिशनिंग, हैंडलिंग, फीडिंग, और बहुत सारी चीज़ें उसमें हम लोग जोड़ के अभी वेबिनार्स कर रहे हैं। तो इस तरह की वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हो सकती हैं। ये एक इशू है जो आप माता पिता के साथ मैं आप लोगों को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और दूसरा प्रश्न दानिश भाई आपका इस बारे में, हाँ जी, स्पेशल स्कूल्स जो हैं, अनफॉर्चुनेटली ऐसे कोई स्पेशल स्कूल्स नहीं हैं जो डेफ ब्लाइंड के साथ तुरंत काम करने को तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एनजीओ सेक्टर है वो ग्रांट्स पे डिपेंड करता है या पेरेंट के इनिशिएटिव पे डिपेंड करता है। अगर कोई पेरेंट अपने, उनके खुद के अगर बच्चे अगर डेफ ब्लाइंड है तो वो सर्विसेज सेटअप करने के लिए, शुरू करने के लिए अपनी कोशिश लगाते हैं और शुरू करते हैं, तो वो सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। लेकिन इन जनरल स्पेशल स्कूल्स नहीं लेते हैं इन बच्चों को क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं होता है। और पिछले 23 साल में हमारा सबसे बड़ा ध्यान इसी पे गया है कि हम अपना कोई स्कूल नहीं खोलेंगे पूरे देश में कहीं भी। सेंस इंडिया के नाम पे आपको कोई स्कूल नहीं मिलेगा। हमारी ये इच्छा है और हमारा ये प्रयास है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो डिसेबल्ड बच्चों के साथ काम कर रही हैं, डिसेबल्ड व्यक्तियों के साथ काम कर रही हैं, किसी भी डिसेबिलिटी के साथ, उनको हम चाहेंगे कि वो भी डेफ ब्लाइंड लोगों के साथ, डेफ ब्लाइंड बच्चों के साथ काम शुरू करें। और उसमें जो सहायता की ज़रूरत है वो हम उनको दे सकते हैं। जो हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है वो हम शेयर करते हैं। कई बार ये होता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनके लिए फ़ंड रेज करते हैं दोनों मिल के, और उनके लिए फंड के साथ साथ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी मिल सकती है। इस तरह से हमारे करीब आज 23 स्टेट्स में हमारे करीब
50 ऑल टुगेदर 59 पार्टनर्स हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे पार्टनर्स तो अब अकेले अपना काम कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट पे उनके लोकेशंस और एड्रेस आपको मिल जाएंगे। और एक्टिवली जो अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं वो करीब 18 से 20 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अभी एक्टिवली हमारे साथ काम, मैं कहता हूँ एक्टिवली मतलब जिनमें हमारा अभी फाइनेंशियल रिलेशनशिप और टेक्निकल रिलेशनशिप दोनों है। तो स्पेशल स्कूल्स तो बहुत मुश्किल है कि जिनको डेफ ब्लाइंड के बारे में मालूम ना हो वो शायद ना लें, लेकिन अगर कोई भी स्पेशल स्कूल हमारे साथ जुड़ना चाहता है, वी आर वेरी हैप्पी टू प्रोवाइड देम सपोर्ट। फंडिंग शायद पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि आजकल फंडिंग सिनेरियो बहुत बदल चुका है। फंडिंग पे ही आना चाहता था सर मैं लास्ट सवाल के साथ। एक तो चाहूंगा कि आप अपना मैसेज कम्युनिटी के लिए शेयर करें, सोसाइटी के लिए शेयर करें, और एफसीआरए में जो जैसे आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो एफसीआरए में काफी स्ट्रिंजेंट किया गया है अब लॉस को जी, तो क्या उसका आपको इम्पैक्ट डिसेबिलिटी सेक्टर में भी देखने को मिल सकता है हमें? डिसेबिलिटी सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा होगा दानिश भाई, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिमोट ग्रासरूट लेवल पे काम कर रही हैं। शायद उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो फॉरेन फंडिंग के लिए प्रपोजल बना सकें, फॉरेन एजेंसीज को अप्रोच कर सकें। उनकी मदद ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही थी जिनके पास स्किल था और वो फंड रेजिंग की कैपेबिलिटी थी कि फॉरेन से फंड्स वो इकट्ठा कर पा रही थी। अभी तक ये हो रहा था कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस को एफसीआरए रजिस्टर्ड होना पड़ता था। तो अगर मुझको सेंस इंडिया मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहता है और उस ऑर्गेनाइजेशन में फॉरेन फंडिंग अगर आनी है तो सेंस इंडिया के पास तो एफसीआरए होना ज़रूरी है, साथ ही साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में भी एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जरूरी है जहाँ पे प्रोजेक्ट चलना है। अभी तक तो ये चल रहा था। तो हम फॉरेन जो ऑर्गेनाइजेशन से जैसे यूरोपियन यूनियन हुआ या दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से बोइंग हुआ, दूसरे फॉरेन के जो ट्रस्ट एंड फाउंडेशंस हैं वो, उनसे उनको हम 5-6 ऑर्गेनाइजेशंस का एक प्रपोजल बनाते थे और वो प्रपोजल हम उनको भेजते थे कि भाई 6 स्टेट में ये 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके जो डेफ ब्लाइंड के साथ काम करना चाह रही हैं। इन काम करने के लिए उनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें टीचर्स की ज़रूरत है, एजुकेटर्स की ज़रूरत है, थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, ट्रैवल की ज़रूरत है। एक बजट बनाते थे और साथ में एक हमारा कंपोनेंट रहता था कि हम इनको क्या क्या मदद देंगे, टेक्निकल एक्सपर्टीज देंगे, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने में मदद करेंगे, टीचर ट्रेनिंग में मदद करेंगे, और हमारा एक कंपोनेंट होता था। और पैसा जब डोनर देता था तो वो पैसा पूरा हमारे पास आता था और उसमें जो प्रोग्राम कंपोनेंट होता था वो पार्टनर के पास जाता था और जो एजेंसी का हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपोनेंट है वो हमारे पास रहता था। अब जो नियम आया है, जो नियम बदलाव हुआ है, उसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में एफसीआरए में रजिस्टर्ड पैसा उनके अकाउंट में आने के बाद किसी और संस्था को पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकती फॉरेन का। तो अब ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं किसी के लिए रेज किया हूं, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को वो फॉरेन फंड नहीं भेज सकता। दूसरा, अगर मैं डायरेक्टली काम करना चाहूं ग्रास रूट लेवल पे, तो मुझको मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जिसमें कि ट्रैवल, रेंट, सैलरीज, ये सब कुछ जो है वो टोटल जो बजट है उसका 20% से ज़्यादा गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। अब आप सोचिए, नंबर 1 कि वो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस तक फंडिंग नहीं पहुंचेगी। नंबर 2, जहां सबसे ज़्यादा ह्यूमन इंटेंसिव काम है, डिसेबिलिटी सेक्टर में तो ह्यूमन इंटेंसिव काम है क्योंकि हम 1-to-1 सपोर्ट करते हैं बच्चों को, टीचर्स भी उसी तरह से काम करते हैं, एड्स एंड अप्लायंसेस भी उसी तरह से आती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके हर एक ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेंगी जो फॉरेन फंडिंग पे डिपेंडेंट है। अब आप आइए जो नेशनल रिसोर्सेज हैं, नेशनल फंड है उनके ऊपर, तो हमारा सीएसआर की आज हालत क्या है आप जानते हैं। सीएसआर में ये हो गया है कि पिछले करीब 7 महीनों में बहुत सारे अप्रूव्ड सीएसआर प्रोजेक्ट जो थे वो भी एनजीओज को नहीं मिले हैं और ये कहा गया कि उन्होंने, आई डोंट वांट टू नेम द फंड,
बट उन्होंने और किसी फंड में पैसा दे दिया है, उनके पास अब पैसे नहीं है इस साल और अगले साल के देने के लिए भी। तो अब आपको ना इंडियन CSR से पैसा मिलेगा, ना फॉरेन फंडिंग आएगी। इकोनॉमी इतनी खराब है कि लोग जो डोनेट करते थे, जो अपनी जो जिनके पास इनकम थोड़ी ज़्यादा आ जाती थी, अच्छी इनकम जो सेव करते थे, वो जो चैरिटी सेक्टर में डोनेट करते थे, अब उनके पास भी सरप्लस इनकम नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारे सेक्टर को बहुत निगेटिवली अफेक्ट करने वाली है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बजट्स को भी एक रिवैम्प करने की ज़रूरत है। किस तरह से हम काम करें, किस तरह के एक्सपेंडिचर को हमको काटना पड़ेगा, ये और मल्टी टास्किंग का हमको और भी ज़्यादा उपयोग करना पड़ेगा कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा काम करे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर मुझको लगता है कि FCRA के जो अमेंडमेंट्स हैं वो बहुत दूर तक असर करने वाले हैं। हालांकि मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो अनस्क्रूपलस काम में लगे हैं, जो फंडिंग का दुरुपयोग करते हैं, जो फंडिंग को अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं, अपने स्टाफ के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, जो एसेट बनाते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं या और दूसरे अलावा काम करते हैं जो इलीगल हैं, उन सब में रोक लगना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 20-25 हज़ार FCRA रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कितने हैं? बहुत कम है। और उन लोगों पे अंकुश लगाने के लिए हम पूरे सेक्टर को आज एक ऐसी स्थिति में ला रहे हैं कि जिसमें परेशानियां लंबी चलेंगी। खैर, हमको तैयार, परेशानियों से नहीं डरना है, इसीलिए तो वॉलंटरी सेक्टर में है हम, इसीलिए तो NGO सेक्टर में है। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और ज़रूर है कि हम अंत में फिर से उसी जोश के साथ, फिर से डिसेबल लोगों के साथ हम काम कर पाएंगे जिस जोश के साथ हम लोगों ने शुरुआत की है, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया है, बढ़ाया है। क्योंकि जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशंस को तकलीफ हो सकती है, लेकिन कभी ऐसी तकलीफ नहीं होगी कि हमको काम बंद करना पड़े। कुछ समय के लिए धीमा हो सकता है, लेकिन जरूर ये फिर से अपनी गति पकड़ेगा। जी सर, योर मैसेज। मेरा मैसेज मेरा मैसेज तो बहुत सिंपल मैसेज है यार। बहुत ज़्यादा लंबा मैसेज मैं देने में बिलीव नहीं करता। और मैं जो डिसेबिलिटी सेक्टर में जो मैं सीखा हूँ अभी तक, जो मुझको देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ जो एटीट्यूड जो जिसकी बात करता हूँ, वो सबको ध्यान में रख के मेरे को एक एलन मार्टिन की एक कविता है। तो एलन मार्टिन की कविता मुझको बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और उस प्रेजेंटेशन, उसके पोयम में उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ कही है कि मैं किसी भी तरह एक ऐसा टीचर बन सकूं जो बच्चे के कौतूहल को समाप्त ना करे, बल्कि उस बच्चे के कौतूहल को बनाए रखने में मदद करे। और एक ऐसा टीचर बन सकूं, एक ऐसा व्यक्ति बन सकूं जो ये ना कहे कि मैं बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, बल्कि ये कहे कि तुमको किस तरह से पढ़ाना है, तुम मुझे बताओ कैसे सीखते हो, वो मैं सीख के तुमको पढ़ा सकूं। क्योंकि हम लोग कई बार ये होता है कि अपने बच्चों को एक क्या कहते हैं, एक बॉक्स में डाल देते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। जब हम डेफ ब्लाइंड के बारे में सोचते हैं तो ये मेरा खुद का अनुभव है कि डेफ ब्लाइंड बच्चे ही हमको बहुत सारी चीज़ें अपनी काम करने के तरीके से हमको सिखाते हैं कि वो किस तरह से सीखना चाहते हैं, वो किस तरह से एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि मुझको बोलते हुए भी हंसी आती है कि जब हम बच्चे को बटन लगाना सिखाते हैं या शर्ट उतारना सिखाते हैं, तो कई बार हम बच्चे की शर्ट खुद उतारते हैं। हम ये नहीं सिखाते कि बटन को काज में कैसे डालना, किस तरह से खोलना। क्यों? क्योंकि कहीं हमको ये लगता है कि ये इजी है कि हम खुद कर दें,
बनिस्बत कि हम उस बच्चे को सिखाएं। तो मेरा मैसेज जो है वो एलन मार्टिन की उस कविता से ही निकलता है कि आप बच्चे को क्या सिखाना है वो बच्चे से सीखिए। तो आपको सिखाएगा कि भाई मेरी ज़िंदगी में मैं कैसे सीखूंगा, मेरी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है, मुझको क्या पसंद है, मुझको किस तरह से आप खाने की चीज़ों को दो, मुझको क्या पसंद नहीं है, मुझको क्या पसंद है, मैं बताता हूँ ना, आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आई थिंक हम लोग कई बार बड़े उसको क्या कहते हैं कि प्रोफेशनल लेवल पे सोचने लगते हैं, लेकिन छोटी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें। अपने बच्चों के जीवन में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन हैं, छोटी छोटी जो उनकी सक्सेस है, उनको सेलिब्रेट करना शुरू करें, क्योंकि इन छोटी छोटी सेलिब्रेशंस और छोटी छोटी सक्सेसेस से ही मिलकर उनकी अचीवमेंट बढ़ेगी और वो ज़िंदगी में आगे आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि डिसेबल्ड बच्चा पहले बच्चा है, उसके बाद डिसेबल्ड है। इसलिए कोशिश हम ये करें कि उस बच्चे को एक बच्चे की तरह देखें, बच्चे की तरह पालें, ताकि उसको वो सब मिल सके जो एक दूसरे बच्चे को मिलता है। डिसेबिलिटी तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसका हम किसी दूसरा तरीके से उसको कंपनसेट कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चे का हक, एक बच्चे की ज़रूरत, वो तो सिर्फ हम पूरी तरह से एक बच्चे के रूप में ही देख सकते हैं। थैंक यू सो मच अखिल सर, बहुत मज़ा आया और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने बताई, और उम्मीद यही है कि लिसनर्स को बहुत सारी नई चीज़ें इस सेक्टर के बारे में समझने को मिली होंगी। और इट्स ग्रेट प्लेजर ऑलवेज स्पीकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम सर। एंड आपने जो 2-3 चीज़ें कही हैं वो मुझको सोचने पे मजबूर किया है। पर्टिकुलरली जो आपने कहा कि बीइंग अ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को आगे जुडिशियल एक्टिविज्म में और आगे आना चाहिए। मैं उस पर डेफिनेटली कुछ और आगे करने का हम लोग प्लान करेंगे, सोचेंगे, ताकि कम से कम एक एग्जाम्पल तैयार हो सके हम सबके सामने। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सजेशन दानिश भाई, और लेट्स होप टू बी इन टच। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा काम करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू दानिश भाई। Let no child be demeaned, nor have her wonder diminished because of our ignorance or inactivity. Let no child be deprived of discovery because we lack the resources to discover her problems. Let no child ever doubt herself or her mind because we are unsure of our commitment.